हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने यूनिट रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस के जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे उसको रिवाइज करना शुरू किया थ्रू क्वेश्चंस। आपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इस लेक्चर में भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है, तो उसको भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, आप जरूर उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। आपके पास होगी गेट की प्रीवियस ईयर बुक। तो यहाँ पर अगर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, जैसे अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस देखे डिफरेंट टाइप, अगर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, जैसे अगर हमने डिफाइन किया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अगर इसके लिए पीडीएफ डिफाइन किया, तो अगर लिखा आपने fx ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये लिखा है आपने वैल्यू कि अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन a एंड b, तो आपने इस वैल्यू लिखी इस पीडीएफ की 1/b माइनस a फॉर a से लेकर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू जब तक b के बीच है एंड इट इज 0 अदरवाइज। तो यहां से आपने इसके लिए मीन और वेरिएंसेस भी डिफाइन किए थे। तो यहां से हमारे पास जो मीन की वैल्यू थी दैट इज b प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और इसके लिए आपने वेरिएंस लिखा, वेरिएंस दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर इज b माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल का एक केस था। ऐसे ही कंटिन्यूअस अगर जैसे डिस्क्रीट के केस में आपने लिखा, तो अगर आपने लिखा बाइनोमियल, तो बाइनोमियल के केस में हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन n ट्रायल्स, अगर आप इसको लिखें इस फॉर्म में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r, तो ये आपने लिखा था NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर आप p से नाम दे रहे हैं तो p टू द पावर r, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर दैट इज q दैट इज 1 माइनस p, तो इस p की वैल्यू p टू द पावर n माइनस r। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। और इसके लिए भी अगर आप मीन और वेरिएंसेस देखें, तो मीन की वैल्यू थी n इंटू p एंड वेरिएंसेस n इंटू p इंटू q। एक और डिस्क्रीट के केस में आप कर सकते हैं इसको, ये हमारा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए जो आप यहाँ लिखते हैं ये भी हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन p ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x फॉर x इक्वल्स टू 0 1 2 3। तो ये हमारा एक और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी आप अगर देखें तो मीन की वैल्यू, पॉइजन्स के केस में मीन और वेरिएंस ये दोनों ही वैल्यूज इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट आपने देखा, जैसे अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए डिफाइन था। तो यहाँ पर भी आप CDF डिफाइन करेंगे और PDF, तो आपने लिखा PDF fx ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज। ये हमने देख लिया था। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी देखी कि यूनिफॉर्म जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब हमने देखा था कि जैसे अगर हम किसी बल्ब के अगर हम फेल्योर की बात करें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बल्ब कितनी देर से पहले से जल रहा है। अगर हम अभी कहें कि एक हम बल्ब को अभी स्विच ऑन करेंगे, वो 10 मिनट्स तक फ्यूज ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम कहें कि बल्ब ऑलरेडी 3 आवर्स से कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, उसकी 10 मिनट्स और सर्वाइव करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने देखा था ये दोनों चीजें सेम होती है। तो ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर ये आपका PDF है, तो यहाँ से CDF की वैल्यू क्या होती, अगर आप fx ऑफ x लिखते, दैट इज अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल्स टू x देखें, तो ये वैल्यू अगर आप इसका, क्योंकि CDF के डिफरेंशिएशन से आपको PDF मिला होगा, तो आप PDF के इंटीग्रेशन से CDF फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू x फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। तो ये वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x। तो अगर ये x से बड़ी होने छोटी होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहीं पर अगर हमें डिफाइन करना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x, तो ये वैल्यू क्या आ जाती, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू x, और इसलिए वैल्यू 1 माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, e टू द पावर माइनस लैम्डा x मिल जाती। तो जिस मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी देखनी हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन, अगर हम कहें s प्लस
T naught while it is given that x is greater than T naught। मतलब अगर हमें पता हो कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू T naught से बड़ी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वैल्यू s प्लस T naught से भी बड़ी होगी। तो अगर आप देखें तो इसको आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा था कि डिनोमिनेटर में जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन T naught, और इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे इन दोनों इवेंट्स का कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू T naught से भी बड़ी हो और s प्लस T naught से भी बड़ी हो, तो इंटरसेक्शन हमें ये चीज मिलेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ s प्लस T naught अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इट इज x ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस T naught अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन T naught। तो अभी हमने ये जो वैल्यू लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x इज व्हाट, e टू द पावर माइनस लैम्डा x। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर माइनस लैम्डा, किससे बड़ी होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं आप, s प्लस T naught से, और डिवाइडेड बाई अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू T naught। तो यहां से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो e टू द पावर माइनस लैम्डा s इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा T naught डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस लैम्डा T naught। तो ये वैल्यूज कैंसिल होकर आपके पास ये वैल्यू क्या मिली, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू s। तो अगर आप देखें ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा s, ये क्या बता रही है, अगर हम x ग्रेटर देन x देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा x आती है। तो इसका मतलब इस रिजल्ट को हम ये कह सकते हैं, ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन s नॉट है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि s प्लस इट इज s, तो अगर हम ये वैल्यू देखें कि अगर T naught से बड़ी है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो T naught प्लस s से भी बड़ी होगी। तो सिर्फ ये जो s है इस पर ये चीज डिपेंड करती है। जैसे आप अगर इसको एक क्वेश्चन से समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम of a customer follows exponential distribution, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर विथ हम ले लेते हैं विथ मीन इक्वल्स टू 5 मिनट्स। अगर हमने कहा कि हम किसी भी चाहे रेस्टोरेंट में या कोई भी आप एक समझ सकते हैं प्लेस है जहां पर कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है, जो उसको अपनी सर्विस मिलने से पहले वेट करना पड़ रहा है, वो वेटिंग टाइम अगर हमारे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन इक्वल्स टू 5 मिनट्स। अब मीन आपको गिवन है और आप मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यूज आपने लैम्डा के टर्म्स में लिख रखी हैं। ये देखिए जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके केस में अगर आप देखेंगे तो इसके लिए मीन इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा एंड वेरिएंस इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे हमने इन सब के लिए मीन डिफाइन किया, इसके लिए मीन वेरिएंस लैम्डा है, इसके लिए मीन और वेरिएंस की वैल्यू ये हमने लिखी है। तो ये सभी चीजें हमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़े हैं, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा, गॉसियन पढ़ा, उसमें भी ये सभी चीजें हमने डिफाइन की। तो अगर आपको गिवन है कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन इक्वल्स टू 5 मिनट्स, अब अगर आपसे पूछा जाए द प्रोबेबिलिटी दैट the customer will have to wait for additional 10 minutes while it is given that he or she has been there for more than 10 minutes। देखिए अगर यहां पर बोला गया आपसे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसका मीन 5 है, तो पूछा गया आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर को 10 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा, जबकि ये गिवन है कि ऑलरेडी वो 10 मिनट से ज्यादा वेट कर चुका है अपनी सर्विस मिलने के लिए। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू गिवन है कि 5 मिनट्स उसका मीन है जो इतना वेट करना पड़ता है। तो अगर आपको ये चीज देखनी है, मतलब फिर से आपने देखा कि आपको ये पता है कि कस्टमर, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें ये पता है कि कस्टमर ऑलरेडी 10 मिनट्स वेट कर चुका है, मतलब x ग्रेटर देन 10,
ये चीज तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, कस्टमर ऑलरेडी 10 मिनट्स वेट कर चुका है, और आपको क्या देखनी है प्रोबेबिलिटी कि कस्टमर को 10 मिनट्स और एडिशनल वेट करना पड़ेगा, मतलब 10 प्लस 10, x ग्रेटर देन 10 प्लस 10 गिवन फॉर x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 10। ये चीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहां से आप अगर देखें तो फिर से अगर आप इसको लिखते तो क्या लिखते हैं आप इसको, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x को आपने लिखा था e टू द पावर माइनस लैम्डा x, वैसे ही ये अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको पता है यही चीज मिलेगी। अगर कोई चीज आप कह रहे हैं कि 10 से बड़ी हो और 20 से बड़ी हो तो इंटरसेक्शन क्या है, 20 से बड़ी हो, वो चीज दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको ऐसा मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10 प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10। ऑलरेडी 10 मिनट्स वेट कर चुका है कस्टमर, लेकिन एडिशनल 10 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जैसे आपने यहां पर लिखा था कि s प्लस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, एक्स ग्रेटर देन टी नॉट, तो ये वैल्यू सिर्फ x के बराबर आई थी। मतलब अगर ये हमारा यहाँ पर s है और ये टी नॉट है, अगर ये हमारा s है और ये टी नॉट है, ये वैल्यू हमारी क्या है, टी नॉट। ऑलरेडी टी नॉट टाइम वेट कर चुका है, s टाइम और वेट करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहें तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s इज व्हाट, 10। ये समझ रहे हैं क्यों लिखा हमने, जैसे अभी आपने लिखी है वैल्यू, इट इज, ये जब आपने वैल्यू फाइंड की तो फाइनली e टू द पावर माइनस लैम्डा s आया, और ये e टू द पावर माइनस लैम्डा s का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s है। या आप इसको ऐसे समझें, या डायरेक्ट अगर नहीं लिखना चाहते आप तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा x। तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, इस पूरी चीज को अगर आप स्मॉल x मान लें तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू x की जगह पर 10 प्लस 10, और डिवाइडेड बाई, ऐसे ही इस प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे हम, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10 लिखेंगे। फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते थे, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10, और डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10। ये कोई भी एक पार्ट कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो चीज बची है e टू द पावर माइनस लैम्डा x के फॉर्म की चीज बची है, तो आप कह सकते हैं कि ये चीज क्या है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10। तो हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब आपने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10, मतलब ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आई, ये वैल्यू हमारी आई e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10 के बराबर। अब ये लैम्डा क्या है हमारा, अगर आपको मीन गिवन है तो आपको पता है कि मीन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1/5। तो अगर ये 1/5 आप वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इसलिए जो आपसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी वो प्रोबेबिलिटी आप मिल जाएगी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10 इज e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा की जगह आपने लिया 1/5 इंटू 10, दैट इज e टू द पावर माइनस 2। तो ये जो भी वैल्यू आएगी -2 अगर है तो 0.135 शायद आएगी। तो यहाँ पर ये आपको रिजल्ट मिल गया, दैट इज e टू द पावर -2। इतना मिनट इसको, और ये इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑलरेडी अगर ये 10 मिनट्स वेट कर चुका है तो भी और 10 मिनट्स और एडिशनल इसको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये बेसिक क्वेश्चन हमने लिया, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन होता जिससे आपके पास गिवन है कि अ जनरेटर, या हम अगर लिखें अ बाइनरी सोर्स generates ones and zeros with corresponding probabilities 0.6 and 0.4 respectively। ठीक है, अगर हमारे पास ये गिवन है कि कोई बाइनरी सोर्स है जो दो ही सिंबल्स एमिट कर रहा है, तो 0 या फिर 1, तो प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है कि वंस की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और 0 के जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखें कि टू फाइंड ए पार्ट में अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी दैट 2 वंस, ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, 2 वंस एंड 3 zeros, 2 ones and 3 zeros will occur in a sequence of 5 bits। ये आपको फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर आपको पता है 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी कि अगर हम 5 बिट सीक्वेंस जनरेट करें तो उसमें 2 1s होंगे और 3 zeros होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और अगर यहीं पर पूछा जाता आपसे सेकंड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 1s इन 5 बिट सीक्वेंस, 5 बिट सीक्वेंस, तो ये आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दिख रहा है बाइनोमियल का, तो बस हमने इसलिए ले लिया कि आपको यूज करना, अगर आपने पहले नहीं किया हो मैथ्स में, अगर आपने नहीं देखा हो, तो ये सभी चीजें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड समझना इन चीजों को और डायरेक्टली अप्लाई करना है। मतलब अगर आप देखें कि आप 5 बिट सीक्वेंस अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस को कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर हम इसको मान लें p, तो p की वैल्यू आपको गिवन है 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो को अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो उस केस में q इज इक्वल्स टू 0.6 अगर इसकी है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी है हमारी 0.4 है। तो आपको p पता है, q पता है, तो अब अगर आपको नंबर ऑफ सक्सेस जो पूछी गई है, पूछा गया यहाँ पर कि 2 1s होने चाहिए और 3 zeros होने चाहिए, मतलब 5 में से 2 सक्सेस होने चाहिए। अगर आपने सक्सेस मान लिया है 1 को, तो आप कहेंगे कि 5 बिट में से 2 बिट 1 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कैसे लिखेंगे आप? अगर आप लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नंबर, अगर हमने ले लिया x इज इक्वल्स टू 2, अगर हमें 2 1s चाहिए तो ये वैल्यू क्या होगी? 5 टोटल हैं तो 5c2 इनटू जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.6, इसका पावर जितना आप नंबर ऑफ r लिया आपने इनटू q टू द पावर n माइनस आर, तो ये 0.4 टू द पावर 3, तो ये आपके ए केस में ये रिजल्ट आ जाएगा। एक आंसर आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 5c2 0.6 टू द पावर 2 एंड 0.4 टू द पावर 3, ये कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे बी में पूछा गया था कि एटलीस्ट 3 1s इन 5 ट्रायल्स, तो एटलीस्ट 3 1 का क्या मतलब है? या तो आप इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यही चीज एटलीस्ट 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो इस चीज को और कैसे लिख सकते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, मतलब 5 में 3 सक्सेस कैसे निकालते? जैसे आपने ये x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही आपको ये 3 स्टेप्स लेना पड़ता, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 5 क्या प्रोबेबिलिटी लिखते? 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5c3 0.6 टू द पावर 3 एंड 0.4 टू द पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2। 4 के लिए 5c4 0.6 टू द पावर 4 एंड 0.4 टू द पावर 1 एंड सो ऑन। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर एटलीस्ट को आपसे पूछा जाए एटलीस्ट 3, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर आप एटलीस्ट 3 की बात कर रहे हैं तो अगर हम उसमें 1 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो भी हमें यही चीज मिलेगी। अब अगर हम इसको फॉलो करते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसको क्या लिख सकते थे हम? और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो आप दोनों ही तरह के प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, या तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट कर लीजिए और 1 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी। अदरवाइज अगर एटलीस्ट 3 पूछा गया तो फॉर 3 4 एंड 5 ये 3 चीजों को कैलकुलेट करके ऐड कर लीजिए, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब जैसे गेट के कुछ हम क्वेश्चंस अगर देख लें, जैसे आपने ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस लिया, तो एक दो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं गेट के। प्रैक्टिस करते रहिए आप, जो भी सोर्स आपको देखते हैं, और जल्दी एक लाइव सेशन एक हम करेंगे यहाँ पर इसके लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए। चलिए, तो जैसे अगर हमने एक ही क्वेश्चन ले लिया, अगर आपके पास गिवन है दैट इज ठीक है, ये जैसे ले लें हम 2004 का ये क्वेश्चन है आईआईटी दिल्ली का, गेट 2004। गिवन है आपको रैंडम वेरिएबल x विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी।
आपको गिवन है रैंडम वेरिएबल x विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी इन द इंटरवल, यूनिफॉर्म डेंसिटी इन द इंटरवल गिवन है आपको इंटरवल 0 to 1 is quantized as follows. ये गिवन है आपको क्वांटाइजेशन का यहाँ पर रूल जो फॉलो किया जा रहा है कि if x is in between 0 and 0.3 तो इसको हम क्वांटाइज कर रहे हैं किस वैल्यू के फॉर्म में, एक्स क्यू क्वांटाइज वैल्यूज की हम लेंगे 0. जब तक x की वैल्यू इस रेंज में है 0 से लेकर 0.3 तब तक हमने एक्स क्यू की वैल्यू ली 0. और हमें गिवन है कि अगर x हमारा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही हमारा लाइक कर रहा है, तो अगर हम इस 0.3 के से लेकर अगर हम 1 तक देखते हैं तो इस वैल्यू को क्वांटाइज कर रहे हैं हम एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 0.7 में. ये चीज आपको गिवन है. पूछा गया वेयर एक्स ऑफ क्यू इज द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. फिर पूछा गया है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द क्वांटाइजेशन वाइज. आपसे बोला गया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज. जैसे ही अगर हमसे क्वांटाइजेशन नॉइज मतलब क्वांटाइजेशन एरर, जो एरर आ रहा है उसकी हमसे आरएमएस वैल्यू पूछी गई. तो अगर हम यहां पर देखें आरएमएस वैल्यू, और आप जानते हैं जैसे आप ये रूट मीन स्क्वायर है और मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब टोटल पावर. तो अगर आपको नॉइज जो ये क्वांटाइजेशन नॉइज आ रहा है, अगर इस नॉइज के लिए आप मीन स्क्वायर वैल्यू इवेल्युएट कर लें तो उसका अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी. तो टोटल पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका. लेकिन टोटल पावर हमें किसका कैलकुलेट करना है, क्वांटाइजेशन नॉइज. अब इस क्वांटाइजेशन नॉइज का क्या मतलब है, आप नॉइज कहें या फिर आप क्वांटाइजेशन एरर कहें, तो क्वांटाइजेशन एरर का मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू थी और आपने जितने में उसको क्वांटाइज किया, जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू थी 0.6 और आपने अगर उसको क्वांटाइज किया 0.5 में, तो एक्चुअल माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू ये आपको एरर की वैल्यू देगी. तो अगर आप यहां से देखें कि अगर हम क्वांटाइजेशन नॉइज को देखें, क्वांटाइजेशन नॉइज मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा QE है. ठीक है. ये रैंडम वेरिएबल अगर हमने कैपिटल शो किया, इसकी जो वैल्यूज होंगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉइज का मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है आपकी. तो यहां पर आपने लिखा एक्चुअल माइनस मेजर्ड. तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जो आप क्वांटाइजेशन जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज आप स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्वांटाइजेशन एरर का मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी x माइनस आपने जितने में क्वांटाइज किया उस वैल्यू को आप लिख रहे हैं x. आपके दो ही क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं, या तो 0 या फिर 0.7. तो ये क्वांटाइजेशन एरर कितना आएगा, अगर हम इसको स्मॉल QE नाम दे दें कि एक रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारी अगर हम इसको नाम दे रहे हैं लेट इट इज स्मॉल QE, देन इट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज को हमने नाम दिया स्मॉल QE. तो ये वैल्यूज कैसी होंगी, x माइनस जिसमें हमने जितने में क्वांटाइज किया इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल माइनस मेजर्ड वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको एरर देगा. अब इस एरर की अगर आपको मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो टोटल पावर, तो इसके लिए मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ QE स्क्वायर. ये चीज चाहिए हमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. जैसे आपको एक्स स्क्वायर की एक्स की मीन स्क्वायर वैल्यू देता है, वैसे ही QE होल स्क्वायर ये आपको मीन स्क्वायर वैल्यू देगा क्वांटाइजेशन नॉइज की. तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जो भी आप क्वांटाइजेशन एरर ले रहे हैं इसकी जो वैल्यू है, अगर आपने इसको QE से लिखा तो QE स्क्वायर इंटू fx ऑफ x dx. ठीक है ये चीज. तो यहां से आप अगर देखें तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम हमारी ये वैल्यू जो fx ऑफ x है हमारा, ये सिर्फ किसके बीच में गिवन है, 0 से 1 के बीच में ही हमारे पास ये गिवन है. तो हमने ये ले लिया 0 से 1. उस बीच में ये जो वैल्यू है हमारी QE, इस QE की वैल्यू कितनी है, x माइनस एक्स क्यू. इस पूरे का हमें क्या लेना है, QE स्क्वायर इंटू fx ऑफ x. अगर कोई चीज 0 से 1 के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली तो उसका CDF कैसा आएगा. अगर हम देखें x के रिस्पेक्ट में अगर हम CDF देखते तो fx ऑफ x 0 से 1 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 से चेंज होकर 1 हुई है, ये CDF. और इसलिए PDF कैसा आएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 0 से 1 तक हमें वैल्यू मिलेगी. और क्योंकि इस PDF का एरिया 1 होना चाहिए, तो इसलिए fx ऑफ x इज इक्वल्स टू ये b माइनस a अपॉन 1 अपॉन b माइनस a से ये 1 अपॉन 1 मतलब ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी.
तो पीडीएफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो QE की वैल्यू हमने लिखा है x माइनस एक्स क्यू होल स्क्वायर इंटू हमें लिखना है fx ऑफ x, 0 से 1 के बीच में ही हमारे fx ऑफ x की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने बाकी लिमिट्स को हटा दिया और इंटू लिखना हमें dx। अब ये जो 0 से 1 की लिमिट्स हैं, इस एक्स क्यू की वैल्यू डिफरेंट है। 0 से लेकर 0.3 तक के लिए एक्स क्यू हमारा 0 है और 0.3 से लेकर 1 तक के लिए एक्स क्यू हमारा कितना है? 0.7 है। तो अगर हमने इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 0.3, उस बीच में x माइनस एक्स क्यू की वैल्यू को क्या लिखे हम? एक्स क्यू की वैल्यू है 0, तो आपने लिखा x माइनस 0 होल स्क्वायर dx और फिर आपने 0.3 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट किया, उस बीच में आपने x माइनस इस एक्स क्यू की वैल्यू को कितना लिया जो आपको गिवन है, ये वैल्यू आप क्वांटाइज कर रहे हैं 0.7 के फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब अगर आप सिंपली इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या वैल्यू दिख रही है हमें? ये एक्स स्क्वायर है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स आपको पुट करनी है फ्रॉम 0 टू 0.3 एंड प्लस अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो x माइनस 0.7 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और इसमें लिमिट्स हमें पुट करनी है फ्रॉम 0.3 टू 1, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज 0.3 टू द पावर, इट इज, ठीक है, ये हमारे पास 0.3 अगर लेंगे हम तो ये वैल्यू आ गई 0.027 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये प्लस यहाँ से भी अगर आप 1/3 कॉमन कर लें तो अगर आपने 1 पुट किया तो 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3 टू द पावर 3, तो ये वैल्यू फिर से आ जाएगी 0.027 और प्लस अगर आपने 0.3 पुट किया, अब ये लोअर लिमिट का आपने साइन दिया माइनस और 0.3 माइनस 0.7 इज माइनस 0.4, तो यहाँ पर माइनस 0.4 का आपको पावर क्यूब लेना है। तो अगर देखें तो दोनों के लिए एलसीएम आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू 0.027 प्लस अगेन ये वैल्यू 0.027 और माइनस का पावर क्यूब करेंगे मतलब माइनस साइन आएगा, एक और माइनस साइन मतलब माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर 4 के क्यूब को अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.064, तो इन सबको ऐड करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको अभी मीन स्क्वायर वैल्यू मिल गया। ये जो भी वैल्यू आएगी, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है, अगर हमारी ये वैल्यू है से इट इज z, ठीक है, हम कुछ भी एक नाम दे देते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये z अगर आपको मिल गया तो देयरफॉर RMS वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल्स टू z। तो इस z का आप अगर रूट लेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो जो आंसर है इसका वो शायद 0.198 ऐसा करेक्ट होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है इस z का रूट लेकर ये आपके लिए करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब जैसे एक दो क्वेश्चन सब अगर और देख लें, इसमें स्पेस नहीं हमारे पास, थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं। तो ऐसे गेट के कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको कुछ यहाँ से एडिशनल चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, तो इसलिए एनालिसिस जरूरी है गेट के पेपर्स में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हम कर सकें। चलिए, तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास नेक्स्ट ये लेते हैं हम एक क्वेश्चन, दैट इज xt इज अ रैंडम प्रोसेस विथ अ कांस्टेंट मीन वैल्यू ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारे पास गिवन है कि xt इज अ रैंडम प्रोसेस विथ, ये हमारा रैंडम प्रोसेस है विथ कांस्टेंट mean of 0 and constant mean value of 0 and the autocorrelation function, ये आपको गिवन है rxx of tau is equals to 4 times e to the power minus 0.2 into mod of tau and plus 1, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इस यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो फर्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट ए है, दैट इज लेट x बी द गॉसियन रैंडम वेरिएबल, लेट
x be the Gaussian random variable obtained। देखिए इसके पहले भी जो आपको गिवन है रैंडम प्रोसेस, ठीक है, यहां से नेक्स्ट आपको गिवन है कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल obtained by sampling this random process x of t at t is equals to t1। ये हम किसी एक इंस्टेंट t is equals to t1 पर अगर हमने इस रैंडम प्रोसेस का सैंपल ले लिया तो उसको हमने नाम दिया है कि वो हमारा एक रैंडम वेरिएबल है x। और हमसे यहां पर बताया गया है कि q फंक्शन दैट इज q ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई। ये वही इक्वेशन है जो आप नॉर्मली देखते हैं, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dy। तो यहां से आपसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी, ये पार्ट ए है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 इज, ये आपका पार्ट ए, ठीक है। तो पहले अगर हम पार्ट ए देखें कि ये हमारे पास गिवन है कि हमने xt रैंडम प्रोसेस की सैम्पलिंग की है t इक्वल्स टू t1 पर, और हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल मिल रहा है वो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, और उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस देन इक्वल्स टू 1 की। तो देखिए कितने मेथड्स हो सकते थे, क्या क्या चीजें आपने देख रखी हैं। तो सबसे पहले तो आपने गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए देखा कि जो पीडीएफ आप लिखते हैं fx ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये चीज हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि अगर ये पीडीएफ है तो अगर हमें सीडीएफ चाहिए, मतलब अगर हमें fx ऑफ x चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x, तो इस वैल्यू को हम माइनस इन्फिनिटी टू x इंटीग्रेट अगर कर लें, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर dx। तो आप या तो dx लिखें या y लिख लें x की जगह पर, क्योंकि आप लिमिट्स x के टर्म से पुट करने वाले हैं। तो फिर हमने ये देखा था कि ये जो वैल्यू है, अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू x का इंटीग्रल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर dx। ये देखा था हमने। और फिर हमने देखा था कि अगर हम इस टर्म को देखें तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x को 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मतलब ये जो चीज है हमारी, अगर हम वैसे भी देखें तो हम अपने पीडीएफ को इस रेंज में इंटीग्रेट करें, दैट इज x से लेकर इंफिनिटी, मतलब ये जो टर्म है हमारा, ये हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो इसी चीज को आपने नाम दिया था, ये जो फंक्शन है जो आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x से बड़े होने की, इसको आपने नाम दिया था q ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हमारी वैल्यू कितनी है, इसी को हमने q फंक्शन माना, तो हमने इसको x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नाम दिया। तो आपने ये भी देखा था कि ये जो q फंक्शन आप लिखते हैं, नॉर्मली q ऑफ x अगर आप लिखते हैं तो ये आप लिखते हैं वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dy। या आपने इसको ऐसे भी लिखा था कि इसको हम 1 अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x अपॉन अंडर रूट 2 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पर गिवन q ऑफ अल्फा के फॉर्म में, ये आपके पास ये रिजल्ट मेंशन्ड है। तो हमने यहाँ से ये देखा था कि अगर हमें ये प्रोबेबिलिटीज चाहिए होती, अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन x, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए रैंडम वेरिएबल x लेस देन x, तो ये वैल्यूज रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू ग्रेटर देन x हो तो आपने लिखा था q ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इसके लिए आपने लिखा था q ऑफ म्यू माइनस x अपॉन सिग्मा। ठीक है, दोनों चीजें हमने देखी थी। और आपने ये लिखा था कि अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही है q फंक्शन में, तो आपने ये भी लिखा था कि q ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस q ऑफ x। तो देखिए, तो आपके लिए सिंपल है यहाँ से कि अगर आपको यहाँ से पूछा गया, फर्स्ट मेथड तो आप ये यूज कर सकते थे कि अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, चाहे आप x लेस देन x कहें या लेस देन इक्वल्स टू x कहें, दोनों ही वैल्यू इसको फॉलो करेंगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पर, स्मॉल x की जगह पर आपको 1 पुट करना है, और आपको ये गिवन है कि जिस रैंडम वेरिएबल को हम देख रहे हैं उसका मीन कितना है, 0 है, मतलब इस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर हम लेस देन के लिए देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, म्यू की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया, देन इट इज q फंक्शन ऑफ 0 माइनस x एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा। मतलब ये वैल्यू है हमारी
x की जगह पर आप 1 ले रहे हैं, 1 से छोटे होने की वैल्यू, तो ये q ऑफ -1 अपॉन सिग्मा के बराबर है। और अभी हमने देखा कि q ऑफ -x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस qx लिख सकते हैं। मतलब ये वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज 1 माइनस q ऑफ 1 अपॉन सिग्मा। तो अगर हम ये वैल्यू सिग्मा की बस वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको गिवन है तो वो q फंक्शंस के ही फॉर्म में गिवन है, तो अगर आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है। अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास मीन की वैल्यू अगर आपको बता दिया गया है कि मीन कितना है, 0 है, तो आप जानते हैं कि अगर आप टोटल पावर देखते हैं या फिर जैसे आप अगर कहें कि अगर आप वेरिएंस देखते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज टोटल पावर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये चीज हमने देख रखी है। तो अगर आपको यहां पर गिवन है कि जो रैंडम वेरिएबल है उसका मीन अगर 0 है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 है, तो उस केस में सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस ही आपको क्या देगा, टोटल पावर देगा। तो अगर हम इस टर्म को 0 ले रहे हैं तो इस केस में सिग्मा एक्स स्क्वायर ही हमें टोटल पावर की वैल्यू देगा। तो अगर आपको सिग्मा की वैल्यू चाहिए, मतलब अगर हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाए तो उसका अंडर रूट हम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा मिल जाएगा। तो अगर हम देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टोटल पावर, और टोटल पावर के लिए आप जानते हैं कि टोटल पावर अगर आपको फाइंड करना है तो अगर आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर हम लिखते हैं आर एक्स एक्स ऑफ टाउ, तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, यही चीज है। तो अगर हम यहां पर टाउ की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहां से हमारा रिजल्ट था ये कि आर एक्स एक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, और यहां से भी क्या आएगी वैल्यू एक्स ऑफ टी, मतलब क्या आएगी वैल्यू एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए हम मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इसलिए टोटल पावर की वैल्यू आपको कैसे मिल जाती है, आर एक्स एक्स ऑफ 0 से मिल जाती है। तो अगर आप यहां देखें जो आपके पास फंक्शन गिवन है आर एक्स एक्स ऑफ टाउ, उसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.2 टाइम्स मॉड ऑफ टाउ एंड प्लस 1। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे एट टाउ इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर आप देखें एट टाउ इज इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू, तो ये 0 ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 इंटू 4 इज व्हाट 8। तो यहां से टोटल पावर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 8। तो अब यहां से अगर हम देखें कि अगर ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली हमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखकर सिंपली हमें एक्स ऑफ t1 का स्क्वायर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दिया हुआ है कि हम रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ टी की सैम्पलिंग कर रहे हैं और एट एक्स इक्वल्स टी इक्वल्स टू t1 पर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल एक्स, तो आप इसको कह सकते थे ये जो हम सिंपली एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं ये चीज एक्चुअली क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमें ऐसा लिखना चाहिए था कि रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स ऑफ, ये हमने रैंडम प्रोसेस की वैल्यू ली है, एक्स ऑफ टी की वैल्यू है टी इक्वल्स टू t1 और इसका स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर ऑफ t1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ t1 ये हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई आर एक्स एक्स ऑफ 0 के बराबर, और ये वैल्यू हमने कहा कि ये सिग्मा एक्स स्क्वायर के बराबर होगी वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है 8 है। तो अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 8 है, देयरफॉर सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ 8 दैट मे बी रिटन एज 2 रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो अब अगर आपको सिग्मा पता चल गया तो आपका आंसर भी आ गया कि आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस q ऑफ 1 अपॉन सिग्मा दैट इज 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक मेथड ये है हमारे पास। एक दूसरा मेथड हमने क्या देखा था कि जिससे हम किसी भी गॉसियन फंक्शन के किसी भी पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। उस मेथड से भी आपको करने में कंफर्टेबल रहना चाहिए। तो जैसे ये हमने रिजल्ट देखा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा के बीच हो, तो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आपने लिखा था 1 माइनस 2 क्यू ऑफ के, ऐसा लिखा था आपने।
तो अगर हम इस वैल्यू को देखें कि ये जो हम लिख रहे हैं 1 माइनस 2 क्यू ऑफ के, तो अगर हम ये मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए अगर पीडीएफ है जो जीरो मीन है, मतलब ये अगर हमने 0% अगर शो किया, तो अगर मीन की वैल्यू 0 है, मतलब अगर हम देखें तो हम अगर वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर, तो मीन की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको अगर माइनस के सिग्मा से लेकर प्लस के सिग्मा के बीच में एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? 1 माइनस 2 टाइम्स क्यू ऑफ के बराबर होगी। ये आप एफ एक्स ऑफ एक्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां आपको सिग्मा की वैल्यू पता है, सिग्मा की वैल्यू आपके पास गिवन है ये, दैट इज माइनस सिग्मा की वैल्यू है -2√2। सिग्मा आपने कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिली आपको 2√2, और ये वैल्यू है प्लस सिग्मा दैट इज +2√2। तो अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है, आपसे ये वैल्यू पूछी गई कि अगर ये 2√2 का पॉइंट है तो कहीं यहां पर कोई पॉइंट होगा 1, तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इस पॉइंट को नाम दें कि लेट इट इज x इक्वल्स टू 1, तो इससे छोटे होने की रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब अगर आपका ये पीडीएफ आपको गिवन है, तो अगर इस पीडीएफ को आप -∞ से 1 तक इंटीग्रेट कर लें, तब जो इसके अंदर का टोटल एरिया आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर हम ये जानते हैं कि अगर हमारा मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ये कर्व, मतलब जो टोटल एरिया है उसका हाफ एरिया लेफ्ट हैंड साइड में है, हाफ एरिया हाफ राइट हैंड साइड में, तो इसलिए अगर हम इस टोटल एरिया को फाइंड करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको दिख रहा है वो एरिया इस हाफ पार्ट का एरिया दैट इज 1/2। अब इस 1/2 में हमें इतना एरिया और ऐड करना है, इतने पोर्शन का एरिया 1/2, तो हमने ये हाफ पोर्शन का एरिया ले लिया और हमें इतना एरिया और ऐड करना है। अगर इतना एरिया हम और ऐड कर देंगे तो हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि -1 से छोटी होने की रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है ये चीज। तो अगर आपने इसको देखा, अगर आपको ये एरिया चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है, तो अगर आप यहां पर एक पॉइंट डिफाइन कर दें, ये पॉइंट है -1, और अगर आप ये एरिया फाइंड कर लें, अगर आप ये टोटल एरिया फाइंड कर लें फ्रॉम -1 टू +1, तो ये एरिया आपको पता है कि मीन के अबाउट ये चीज सिमेट्रिक होगी, मतलब जितना ये टोटल एरिया होगा -1 से 1 के बीच का एरिया, उसका हाफ होगा आपका ये एरिया, दैट इज जो आप 0 से 1 के बीच का एरिया चाहते हैं। तो टोटल एरिया की वैल्यू हमने लिखी 1/2 प्लस एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, एरिया ऐसे लिख लेते हैं हम, एरिया इन बिटवीन 0 to 1। ये समझ रहे हैं आप कि हमने कहा ये लेफ्ट हैंड साइड का एरिया तो पूरा इंक्लूड होगा, इसके साथ हमें इतना एरिया और लेना पड़ेगा 0 से 1 के बीच का एरिया। तो इस 0 से 1 के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को, ये जो हम 0 से 1 के बीच का एरिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 प्लस एरिया इन बिटवीन -1 to 1, और इसको अगर हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें। अगर हम ये -1 से 1 तक का टोटल एरिया निकाल लें और उसको हाफ कर दें तो हमें ये बीच का एरिया मिल जाएगा 0 से 1 का एरिया। तो अब हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये -1 से 1 के बीच का एरिया चाहिए, तो देखिए यहां से अगर हम ये कहें कि ये जो हमने लिख रखी है वैल्यू, अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए -1 से लेकर x की वैल्यू +1 के, और अगर हम इसको कंपेयर करें प्रोबेबिलिटी ऑफ -k सिग्मा से x की वैल्यू +k सिग्मा के बीच में, तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, तो यहां से आप देखकर समझ सकते हैं कि k सिग्मा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दिख रहा है हमें -1 से 1 -k सिग्मा से +k सिग्मा, मतलब अगर आप k सिग्मा की वैल्यू को 1 पुट कर लें तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1/सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 2√2, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/2√2, ठीक है ये चीज। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है -1 से लेकर 1 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी, इट इज इक्वल्स टू, आपको k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन हो जाएगी? -k सिग्मा से +k सिग्मा के बीच की प्रोबेबिलिटी 1 - 2 टाइम्स q ऑफ k, तो आपको k पता करना था। आपने k देख लिया कि अगर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी -1 से 1, अगर हमने इसको कंपेयर किया k सिग्मा से 1 को, तो k की वैल्यू हमें मिल गई 1/2√2। तो इस प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं हम 1 - 2q ऑफ k, k की जगह पर हमने लिख लिया 1/2√2, ठीक है ये चीज 1 - 2 टाइम्स q ऑफ 1/2√2। तो ये -1 से 1 के बीच का एरिया आपको मिल गया, प्रोबेबिलिटी मतलब यही एरिया वैल्यू। तो अगर आपको ये वैल्यू अब मिल गई, तो इसलिए ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 0, मतलब ये लेफ्ट हाफ का पूरा एरिया, तो आपने लिखा ये 1/2 प्लस इस एरिया का आपको हाफ लेना है, तो इस एरिया को लिखा आपने 1 - 2q ऑफ 1/2√2, और इसको आपने 2 से डिवाइड किया, तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है
1/2 प्लस 1/2 एंड माइनस क्यू ऑफ 1/2√2, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1/2 इज 1 माइनस क्यू ऑफ 1/2√2। ठीक है, तो यही रिजल्ट आपका प्रीवियस मेथड में भी आया था। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, हमने देख लिया पहले ही। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी में सेकंड पार्ट भी आपको एक गिवन है। तो रैंडम प्रोसेस का अगर आप किसी इंस्टेंट पर सैंपल लें तो वो चीज रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज आप देख चुके हैं। तो देखिए इसके पार्ट बी में हमें ये गिवन है, पार्ट बी है क्वेश्चन का, ये गिवन है हमें, लेट y एंड z बी द रैंडम वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग। ये आपको बताया गया कि y एंड z आर ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग x of t at sampling x of t at t is equals to 2 and t is equals to 4 seconds। ठीक है, तो x of t y, अगर हम t is equals to 2 seconds पर सैंपल लिया, उस रैंडम वेरिएबल को y नाम दिया है, z को आपने t is equals to 4 के सैंपल को आपने z नाम दिया, और आपको बोला गया है कि लेट w is equals to y माइनस z। ये हमारा कोई तीसरा रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया w। तो पूछा गया आपसे द वेरिएंस ऑफ w इज, चार ऑप्शंस भी यहां पर फिर से आपके पास, ए ऑप्शन इज 13.36, बी ऑप्शन इज 9.36, सी ऑप्शन इज 2.64 एंड डी ऑप्शन इज 8। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये बताया गया हमें कि ये y रैंडम वेरिएबल कैसे मिलता है, जब हम x ऑफ t रैंडम वेरिएबल की सैंपलिंग करें और इसकी वैल्यू हम कहां पर लें, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर, मतलब इसको हम कह सकते हैं इज x ऑफ 2, y इज व्हाट, x ऑफ 2। ऐसे ही z आपने लिखा x ऑफ t की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 4, दैट इज इसको हमने लिख लिया x ऑफ 4। ठीक है ये चीज। अब यहां से अगर आपसे पूछा गया है, आपसे ये बताया गया कि w जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज y माइनस z। अगर आपको w का वेरिएंस चाहिए, अगर हम मान लें हमें अगर चाहिए वेरिएंस ऑफ w, तो वेरिएंस ऑफ w मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w के लिए आप अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, आप इसको ऐसे लिख सकते थे w माइनस म्यू w होल स्क्वायर। अगर आप w की वैल्यूज को स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे x के लिए वेरिएंस x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ऐसे ही आप ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो म्यू ऑफ w, अब ये म्यू ऑफ w क्या होगा, इस w का अगर आपको मीन चाहिए तो यहां से अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखेंगे, उसी को हम म्यू ऑफ w कहेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w इज व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड y इज व्हाट, x ऑफ 2 एंड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z एंड z इज व्हाट, x ऑफ 4। तो ये आपको गिवन है, मतलब ये आपने फाइंड किया। अब आपको ये गिवन था कि लेट x बी, ये आपको गिवन है xt इज अ रैंडम प्रोसेस विथ कांस्टेंट मीन। तो अगर मीन कांस्टेंट है, मतलब चाहे आप उसका सैंपल t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर लें या 4 सेकंड्स पर लें, इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो मीन है, इन दोनों के मीन की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 माइनस 0 ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। मतलब म्यू ऑफ w जिसको आपने नाम दिया, w की एक्सपेक्टेड वैल्यू, w का मीन, वो वैल्यू कितनी है, 0। मतलब ये w का टर्म हमारा हट गया। तो इसलिए अगर आप देखें वेरिएंस ऑफ w, तो वेरिएंस ऑफ w हमारे पास क्या रह गया। अब अगर आपको w का वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस ऑफ w इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहां भी हम कैपिटल ही लेते हैं वैल्यू, जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तब आप इसकी जो वैल्यू असाइन करना है आपको स्मॉल w पुट करेंगे। अभी तो हम क्या लेंगे इसमें, कैपिटल वैल्यू w माइनस म्यू w स्क्वायर। तो अब यहां से आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w स्क्वायर। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w का मतलब है y माइनस z का स्क्वायर। अगर आप इसको इवेल्युएट करें तो फाइनली जो आपको वेरिएंस ऑफ w मिल रहा है, इट इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। y और z की वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप जानते हैं इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
वाई जेड एंड प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर। वैल्यूज अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर का मतलब वाई आपने माना है एक्स ऑफ 2 को, तो एक्स स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ 4 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z के लिए आपने लिखा x ऑफ 4, तो x ऑफ 4 होल स्क्वायर। ये चीज आपके पास आ गई। अब आप इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चीज क्या लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ 2 इंटू एक्स ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ 2 इंटू एक्स ऑफ 4 एंड प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगेन इट इज x ऑफ 4 इंटू एक्स ऑफ 4। अब देखिए यहां पर अगर आपको बता दिया गया कि मीन हमारा कांस्टेंट है 0, मीन अगर इंडिपेंडेंट है टाइम से, और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी अगर आपको आर एक्स ऑफ टाउ के टर्म्स में दिया, मतलब आर एक्स ऑफ T2 माइनस T1, सिर्फ टाउ मतलब जो डिफरेंस है टाइम डिफरेंस उस पर डिपेंड कर रहा है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, और मीन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो रैंडम प्रोसेस आपको दिया गया वो प्रोसेस कैसा है, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि अगर हम आर एक्स एक्स ऑफ टाउ लिखते हैं तो आर एक्स एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू भी हमने लिखा भी था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ टी प्लस टाउ। तो अगर आप इस इक्वेशन से यहां कंपेयर करें जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, तो आपको जो वेरिएंस मिल रहा है दैट इज वेरिएंस ऑफ W इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ 2 x ऑफ 2, तो xt और x ऑफ t प्लस टाउ होना चाहिए। तो दोनों आपको दिख रही है वैल्यू सेम, मतलब टाउ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, मतलब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स एक्स ऑफ 0 लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स, अब यहां देखिए x ऑफ t प्लस टाउ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखा आपको, 2 का डिफरेंस दिखा, मतलब इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू आर एक्स एक्स ऑफ टाउ की जगह पर 2, ठीक है ये चीज। और फिर इसको अगर आप देखें तो प्लस ये फिर से x ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी प्लस टाउ अगर है तो यहां पर आपको इनके बीच का डिफरेंस फिर से 0 मिला, इसका मतलब ये भी चीज हमारे लिए क्या है, आर एक्स एक्स ऑफ 0। तो अगर आप अपने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को देखें तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है आर एक्स एक्स ऑफ टाउ is equals to 4 times e to the power minus 0.2 mod of tau and plus 1, ये हमारा rxx of tau given है। तो यहां से अगर हम देखें rxx of 0 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 8 मिली थी। अगर हम rxx of 2 देखेंगे then it is equals to 4 into e to the power minus 0.4 mod of tau, tau पॉजिटिव के लिए वैल्यू प्लस t प्लस 2, तो ये वैल्यू e to the power minus 0.4 प्लस 1, तो ये जो भी वैल्यूज आ गई आर एक्स एक्स ऑफ 2 भी पता चल गया आपको। तो मतलब ये जो वैल्यू होनी है, ये वैल्यू हमारी कितनी होनी है, 2 टाइम्स आर एक्स एक्स ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स आर एक्स एक्स ऑफ 2। तो इस वैल्यू को आप इवेल्युएट कर लीजिएगा, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके कॉमन डेटा क्वेश्चंस थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद जैसे 1-2 और हम गेट के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो ये जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का जैसा अभी हमने एप्लीकेशन देखा, इस पर एक क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स की टेस्ट सीरीज में भी मिला होगा, तो कि आपने उसको सॉल्व किया होगा, उसके बाद हमने सॉल्यूशन में भी देखा था इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म्स में जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का रिलेशन, और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के लिए हमने अलग से लेक्चर में सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ये सभी चीजें हमने देखी हैं। तो नोट्स आपके अगर बने हुए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल x विथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये आपको गिवन है कि रैंडम वेरिएबल x है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल x, ये आपको गिवन है f(x) of x इज इक्वल्स टू
1/10 into u of x minus 5 minus of u of it is x plus 5 minus of u of x minus 5. ठीक है ये चीज, वेयर u इज द यूनिट स्टेप फंक्शन, और उसके बाद बताया गया आपको कि it is passed through a transformation given in the figure below, the probability density function of the transformed random variable y would be. ये आपको random variable x के लिए गिवन है PDF, और आपको ये फंक्शन गिवन है that is y और x के बीच के ट्रांसफॉर्मेशन का. जैसे आप g of x जिस फंक्शन को कहते थे, ऐसे ही ये g of x जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका x के रिस्पेक्ट में गिवन है, और ये आपको गिवन है फ्रॉम -2.5 टू +2.5, और इस रिलेशन में इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1. तो पूछा गया हमसे कि अगर हम इसको पास करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से, तब जो हमें आउटपुट में रैंडम वेरिएबल मिलेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछी गई है. 4 ऑप्शंस भी हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये हमारा PDF आपको दिख रहा है यूनिफॉर्मली, हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है -5 से +5 के बीच में. मतलब ये आपका x रैंडम वेरिएबल का PDF है जो -5 से +5 के बीच में ये हमारा प्रेजेंट है, और इसके अंदर का एरिया 1 हो, इसलिए आपको वैल्यू भी दिख रही है, इट इज 1/10. यही चीज है, u of x plus 5 -5 से शुरू हुआ, माइनस ऑफ u of x minus 5 के बाद बंद हो गया. तो अगर ये आपका PDF है तो यहां से आप CDF कैसे कैलकुलेट कर सकते थे विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर आप देखते तो -5 से लेकर +5 के बीच में अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जितना इसका एम्पलीट्यूड है इतने ही स्लोप की आपको क्या मिली, स्ट्रेट लाइन, जो -5 से +5 के बीच में ये चीज चेंज होकर वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर कहां तक पहुंचेगी, CDF है तो ये वैल्यू फाइनली 1 तक पहुंचेगी, और उसके बाद ये वैल्यू हमारी 1 पर कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल x के लिए CDF है, इट इज fx ऑफ x. ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग हमें रैंडम वेरिएबल y का PDF डिफाइन करना है. तो देखिए सबसे पहली चीज तो आपको क्या दिख रही है, अगर हम यहां से CDF अगर हम डिफाइन करना चाहें, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हम fy ऑफ y देखें, रैंडम वेरिएबल y का अगर हम पहले CDF डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, y. ठीक है ये चीज. तो अगर आप देखें ये जो रैंडम वेरिएबल आपका y है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी है, या तो इसकी वैल्यू 0 है या तो इसकी वैल्यू 1 है. इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, 0 और 1. -2.5 से +2.5 के बीच वैल्यू 1 है, उसके पहले भी 0 है, और उसके बाद भी ये वैल्यू कितनी है, 0 है. तो अगर y की वैल्यू 0 से कभी कम नहीं हुई और y की वैल्यू 1 से कभी ज्यादा नहीं हो रही, तो अगर आप ये जो प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, अगर हम कहें कि इसकी वैल्यू हमें देखनी है फॉर y लेस देन 0, आप y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू सोच लीजिए, जैसे हमने कहा कि y की वैल्यू है -1, तो क्या कभी आपका रैंडम वेरिएबल -1 से छोटा हो सकता है, आपको दिख रहा नहीं हो सकता. y की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 दो ही वैल्यूज हैं इस हमारे y में, तो इसलिए ये चीज हमारी 0 होगी, ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होगी अगर हम देखें किसके लिए, फॉर y लेस देन 0 के लिए. ऐसे ही आप जानते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू y में 1 है, तो अगर हम 1 से बड़ी किसी वैल्यू के लिए पूछें कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, अगर हम यही रिलेशन देखते फॉर y ग्रेटर देन 1 के लिए, y ग्रेटर देन 1 के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे आपने मान लीजिए कि y की वैल्यू कह दी 2, तो y की वैल्यू 2 से छोटी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि y में कभी भी 1 से बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं. तो आप कोई भी इसमें से वैल्यू लेंगे, डेफिनेटली वो 2 से छोटी होगी, इसलिए CDF की वैल्यू फॉर y ग्रेटर देन 1 क्या मिलेगी, वैल्यू आपको 1 मिलेगी. अब आपने ये चीज देख रखी है कि अगर इस g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है किसी भी वैल्यू पर, जैसे आप यहां देखें कि ये वैल्यू कांस्टेंट है कितने पर, इस रीजन में अगर हम देखें तो कांस्टेंट एट 0, ये वैल्यू कितनी है, 0 वैल्यू पर कांस्टेंट हो रही है, कहां से लेकर कहां तक, 2.5 से इंफिनिटी तक. ऐसे ही -2.5 माइनस इंफिनिटी से -2.5 तक भी ये चीज हमारी क्या है, कांस्टेंट ही है, कितने पर, 0 पर. और इस बीच के ड्यूरेशन में -2.5 से 2.5 के बीच के ड्यूरेशन में अगेन दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एट 1. इस बीच में भी ये चीज क्या हमारी कांस्टेंट है. तो हमने क्या देख रखा है कि अगर ये g ऑफ x आपको कांस्टेंट दिखता है, जिस वैल्यू पर ये कांस्टेंट हो रहा है, तो जब आप CDF ड्रॉ करेंगे रैंडम वेरिएबल y का, तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स पर हमारे y की वैल्यू 1 लें या y की वैल्यू 0 लें, वहां पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी. ये चीजें हम देख चुके हैं. तो अगर मान लीजिए कि हमें ये डिफाइन करना होता कि ये आपका, फिर से हम दिखा देते हैं, यहां पर ये हमारा g ऑफ x फंक्शन गिवन है, दैट इज y,
विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा -2.5 से +2.5 के बीच ही ये हमारी वैल्यू है 1। तो देखिए अगर हम यहां पर अगर हम डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 और अगर हम डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, अगर हम ये चीजें देखना चाहते हैं क्योंकि हमने देख लिया कि 0 वैल्यू और 1 वैल्यू कांस्टेंट है यहां पर y के लिए, तो इन जगहों पर y की इन वैल्यूज के लिए हमेशा डिस्कंटिन्यूटी होगी, मतलब ये हमारी जो वैल्यूज होंगी ये क्या होगी, हमारी फाइनाइट वैल्यूज हमें कुछ मिलेंगी। तो अब y इक्वल्स टू 0 कब से कब तक है, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं और कि y हमारा 0 तब है जब या तो x की वैल्यू -∞ से -2.5 के बीच है या x की वैल्यू 2.5 से +∞ के बीच है। तो मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन -2.5 लिखें, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन -∞ टू random variable x in between -∞ to -2.5 and plus probability of random variable x in between 2.5 and infinity। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ये रीजन, इस पूरे रीजन में y की वैल्यू 0 और इस पूरे रीजन में भी y की वैल्यू 0। तो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी का मतलब x की वैल्यू 2.5 से बड़ी हो, ये प्रोबेबिलिटी। इस रीजन का मतलब x की वैल्यू -∞ से -2.5 के बीच हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप CDF की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये कैसे मिल जाएगी वैल्यू आपको, अगर आप यहां पर क्या लिख लें, दैट इज fx ऑफ -2.5 एंड माइनस fx ऑफ -∞। ये चीज हम ऐसे निकाल सकते हैं, -2.5 माइनस ऑफ fx ऑफ -∞, प्लस इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते थे हम, fx ऑफ इंफिनिटी माइनस ऑफ fx ऑफ 2.5, ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे हम। तो ये वैल्यू तो 0 है, fx ऑफ -∞ इज व्हाट, 0। अब अगर हम ये वैल्यूज देखें fx ऑफ -2.5 एंड fx ऑफ 2.5, देखिए यहां से ये fx ऑफ x है, ये वैल्यू -5 है और ये -5 से +5 के बीच में 0 से चेंज होकर 1 हो रही है। तो इसलिए हमने कहा कि इसके स्लोप की वैल्यू 1/10 है। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट हम मान लें कि ये वैल्यू हमारी -0.25 और यहां पर हमारे पास एक वैल्यू है +0.25, तो हमें इन दोनों जगहों पर वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये वैल्यूज हमें चाहिए fx ऑफ 0.25 एंड fx ऑफ -0.25। तो अगर इसका स्लोप 1/10 है, या आप ऐसे देखें कि 5 से लेकर -5 से +5 के बीच में 0 से 1 चेंज हुआ, तो इसका मतलब अगर हम x इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी हाफ मतलब 1/2 होगी, मतलब आप कहें 0.5 होगी। 0.25 पर अगर देखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 0.25 होगी। 0.25 पर देखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 0.75। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था तो ये 4 ड्यूरेशंस अगर आपने ले लिए, -5 माइनस, इट इज नॉट -0.25, इट इज -2.5, इट इज अगेन +2.5। तो अगर आप -5 से -2.5 आए तो 1/4 वैल्यू गेन की 0.25 और 1/4 चले और 1/4 वैल्यू गेन की 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। तो यहां से अब आप देखें अगर ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी मिली आपको, दैट इज fx ऑफ -2.5 इज, ये आपने वैल्यू कैलकुलेट की 0.25 प्लस fx ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू 1 माइनस fx ऑफ +2.5, ये हमने देख लिया 0.75। तो 1.25 माइनस 0.75 क्या वैल्यू मिली आपको, 0.5। मतलब इसलिए हमने कहा कि y के CDF में डिसकंटिन्यूटी होगी एट y इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो हमें दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 की अपनी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.5। ऐसे ही अगर आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है हमें, y की वैल्यू 1 हो, ये हमारा तब सेटिस्फाई करेगा जब x की वैल्यू क्या हो, -2.5 से +2.5 के बीच हो। मतलब इसको क्या लिख सकते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू -2.5 से +2.5 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ये चीज। तो अगर हम देखें इस प्रोबेबिलिटी को तो फिर से हम लिख सकते हैं fx ऑफ +2.5 माइनस ऑफ fx ऑफ -2.5, दैट इज व्हाट, ये वैल्यू अभी आपने देखी, ये वैल्यू है 0.75 और माइनस ये वैल्यू है आपकी 0.25, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 0.5 आ गई। तो देखिए यहां पर y में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगी, या तो 0 या तो 1। तो इसलिए अगर आप इसका CDF प्लॉट करें तो हमने ये देख लिया कि 0 पर जो डिसकंटिन्यूटी है वो 0 पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितने चेंज होगी, 0.5 चेंज होगी। ऐसे ही y इक्वल्स टू 1 पर कितनी डिसकंटिन्यूटी है, वहां पर भी वैल्यू 0.5 चेंज होगी। तो मतलब आप अगर लिख रहे थे यहां पर CDF,
तो आपने लिखा कि अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। और इसके साथ आपने लिख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके साथ आपने ये लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू दैट इज y इक्वल्स टू 0 इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 इज अगेन 0.5। तो अगर आप इसको प्लॉट कर रहे होते, मान लीजिए आप ये प्लॉट कर रहे हैं, ये आपने प्लॉट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, y के रिस्पेक्ट में हम ये fy ऑफ y CDF प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जब तक y की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब तक प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब इस CDF की वैल्यू कितनी है, 0। फिर हमने ये देखा कि एट y इक्वल्स टू 0 एक डिसकंटिन्यूटी आएगी कितने की, 0.5 की। तो यहां पर आपने एक डिसकंटिन्यूटी शो की जहां पर वैल्यू 0 से चेंज होकर क्या हो रही है, 0.5। अब यही वैल्यू मेंटेन रहेगी जब आप y की वैल्यू 0 से कहां तक पहुंचेंगे, 1 तक, क्योंकि 0 और 1 के बीच में हमने किसी वैल्यू को कोई प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं की है। y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, दो ही वैल्यूज होनी है उसमें। तो 0 से पहले की सारी प्रोबेबिलिटी 0, 0 पर डिसकंटिन्यूटी आई 0.5 और फिर एक डिसकंटिन्यूटी 1 पर आएगी, यहां पर वैल्यू और 0.5 चेंज होगी। तो पहले 0.5 थी, 0.5 आपने और ऐड किया तो ये फाइनली ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये आपको क्या मिला, CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y। अगर आप इस CDF को स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते थे आप इसको, fy ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 u ऑफ y, जहां u स्टेप फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड प्लस 0.5 u ऑफ y माइनस y। ये चीज दिख रही है हमें। तो अगर ये हमारा CDF है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें देगा PDF। तो fy ऑफ y डिफरेंशिएट अगर हमने किया तो क्या वैल्यू मिली, 0.5 स्टेप का डिफरेंशिएशन इम्पल्स, तो डेल ऑफ y एंड प्लस 0.5 टाइम्स डेल ऑफ y माइनस 1। तो ये आपके PDF की वैल्यू मिल गई आपको फॉर रैंडम वेरिएबल y। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास जो आपके पास जो फंक्शन गिवन है g ऑफ x, अगर वो फंक्शन y किसी वैल्यू पर कांस्टेंट हो रहा है तो जिस वैल्यू पर वो कांस्टेंट हो रहा है y की उस वैल्यू पर CDF में आपको क्या मिलेगी, हमेशा डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक दो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको मिल गया है। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन और कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये IIT बॉम्बे का ही ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2013 का ये क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट v be two independent zero mean Gaussian random variables. U and v are independent zero mean Gaussian random variable. Gaussian random variable ये आपको गिवन है और इसके साथ आपको बताया गया है वेरिएबल्स ऑफ वेरिएंसेस विथ वेरिएंसेस। u के लिए वेरिएंस आपको गिवन है 1/4 एंड v के लिए वेरिएंस आपको गिवन है 1/9 रिस्पेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v ग्रेटर देन 2u इज व्हाट। तो देखिए यहां पर जैसे आपसे अगर पूछा गया है कि 3v माइनस 2u, ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं विद जीरो मीन, तो अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको आप अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते थे कैलकुलेट, आप इसको और क्या लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v माइनस 2u ग्रेटर देन 0, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस चीज को जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको, जिसकी वैल्यू आपको 0 से बड़ी होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर हमने यहां पर इसको डिफाइन कर दिया कि लेट z इक्वल्स टू 3v माइनस 2u, ठीक है, तो अगर हम इस z की एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें या मीन वैल्यू देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस 3v माइनस 2u। आपको पता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3v माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2u में, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3v को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u। अब आपको यह बताया गया है कि इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज कितनी है, विद जीरो मीन, मतलब इन दोनों का मीन हमारा 0 है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब z के लिए भी जो मीन की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। अब अगर ये गॉसियन वेरिएबल है, इसके लिए अगर आपको 3v माइनस 2u ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ये प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे आप, नेक्स्ट अगर आपने देखा, अगर
हमें वेरिएंसेस पता है रैंडम वेरिएबल x के लिए और y के लिए रैंडम वेरिएबल अगर हमें x ये वेरिएंसेस पता है। इस z के लिए अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर हम लिखें z स्क्वायर, इस z स्क्वायर की मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब z की अगर हम मीन स्क्वायर वैल्यू देख रहे हैं तो मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होगी? आप ये जानते हैं, इट इज सिग्मा z स्क्वायर, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z माइनस म्यू z का होल स्क्वायर। म्यू z की वैल्यू आपको मिली है 0 एंड प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z इस पूरी चीज का स्क्वायर। ये चीज देख चुके हैं हम। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, ये वैल्यू कितनी है? 0। मतलब इस केस में जो वेरिएंस है z का, वो z का वेरिएंस और z की मीन स्क्वायर वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि z का मीन कितना आया? आपका 0 आया। तो अब अगर आप इस z के लिए वेरिएंस देखेंगे तो z का वेरिएंस क्या आएगा? अगर हम ये चीज देखना चाहते हैं कि सिग्मा z स्क्वायर, अगर आपको ये मिल गई वैल्यू, यहां से अगर आप देखें सिग्मा z स्क्वायर, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z माइनस म्यू z होल स्क्वायर। जहां पर आपने कहा म्यू z 0 है, तो मतलब ये वैल्यू हमने लिखी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z की जगह पर हमारे पास रिलेशन क्या है? 3v माइनस 2u का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 9v स्क्वायर माइनस 4, दैट इज प्लस 4u स्क्वायर एंड माइनस 12 इंटू u इंटू v। इसकी अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें फिर से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 9 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर एंड माइनस 12 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u इंटू v। ये हमारे पास चीज आ रही है। अब अगर हमारे पास फिर से अगर x, u और v दोनों के लिए अगर मीन 0 है, इसका मतलब इन दोनों के केस में भी अगर आप u के लिए भी देखेंगे तो सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर एंड सिग्मा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों के लिए मीन 0 है तो टोटल पावर ac पावर के ही बराबर होगा दोनों केसेस में। तो अगर आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर तो क्या वैल्यू आ जाएगी? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 1/4। ऐसे ही इसके लिए आपको वैल्यू कितनी है गिवन? सिग्मा v स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 1/9। तो ये दोनों वैल्यूज अगर आपको पता चल गई तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज सिग्मा z स्क्वायर। वेरिएंस अगर हम देख रहे हैं z रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस, तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही है। क्योंकि देखिए आपको अगर ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 3v माइनस 2u ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अगर आपने लिख लिया कि ये वैल्यू को अगर आपने z मान लिया तो आपने ये लिखा कि हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v माइनस 2u ग्रेटर देन 0 विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल z ग्रेटर देन 0। अब रैंडम वेरिएबल z अगर आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि आपको पता है कि u और v अगर गॉसियन है तो उनके सबट्रैक्शन या एडिशन से जो रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होगा वो भी गॉसियन होगा। तो अगर आपको उस गॉसियन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखनी है फॉर, आपको पता है कि जो रैंडम वेरिएबल z आपको मिला है वो भी हमारा, उसके लिए भी मीन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल z का पीडीएफ होगा, अगर आप इस रैंडम वेरिएबल z के पीडीएफ को देखें, अभी हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट नहीं की है, लेकिन हमें अगर ये पता चल गया कि इसका मीन 0 है, अगर आपने लिखा है कि म्यू z इक्वल्स टू 0, z के रिस्पेक्ट में अगर हम ये एफ जेड ऑफ z देख रहे हैं, तो अगर मीन 0 है इसका मतलब ये भी कहां पर सेंटर्ड है? डिस्ट्रीब्यूशन 0 पर सेंटर्ड है। तो अगर आपसे पूछा गया z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही आप ये समझ गए कि ये जो z रैंडम वेरिएबल बन रहा है ये भी गॉसियन होगा और इसका मीन भी 0 होगा, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए इस रैंडम वेरिएबल z की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब आप पीडीएफ का ये एरिया फाइंड कर लेंगे। सिंपली आप अगर ये एरिया फाइंड कर लें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और आपको पता है कि मीन के अबाउट ये हमारा गॉसियन कर्व सिमेट्रिक है, मतलब टोटल एरिया का हाफ होगा। और आप जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1, मतलब ये वैल्यू हमें यहां से ही दिख गई कि रिजल्ट कितना आना था? 1/2 आना था। तो ये तो 1/2 आएगा रिजल्ट, ये तो हम समझ गए। लेकिन फिर भी हम ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें पता चल गया है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या डेंसिटी फंक्शन अगर हमारा है, वो डेंसिटी फंक्शन अगर गॉसियन है, तो अगर हम कोई भी प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, जिस रीजन में भी प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं, अगर हम अपना पीडीएफ डिफाइन कर दें और उस पीडीएफ को उस रीजन में इंटीग्रेट अगर हम कर लें तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ लिखते कैसे हैं आप लिखते हैं fx ऑफ x इज इक्वल्स टू, या अगर z के केस में लिखना चाहते हैं हम तो हमने सपोज लिखा fz ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सिग्मा z स्क्वायर
इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ z माइनस mz का होल स्क्वायर लिखते, लेकिन mz 0 है, मीन की वैल्यू 0 है, तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। ये चीज अगर आपको मिल गई, अगर ये पीडीएफ आपको मिल गया, तो इस पीडीएफ को अगर आप इस रीजन में इंटीग्रेट कर लें, मतलब अगर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर लें, तो आपको यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगी, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ये पीडीएफ हमें चाहिए तो क्या क्या चाहिए था हमें हमें सिग्मा जेड स्क्वायर चाहिए था और एम मीन की वैल्यू चाहिए थी, जो हमने ऑलरेडी यहां पर 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया कि मीन की वैल्यू 0 होगी। अब हमें जो इसके लिए सिग्मा जेड स्क्वायर चाहिए था, उसी सिग्मा जेड स्क्वायर के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमने कहा कि सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू, मतलब जो एसी पावर की वैल्यू होगी, क्योंकि मीन 0 है तो वो हमारे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ जेड के बराबर होगी। तो इसलिए हमने ये लिखा कि सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होगी। अब हम इस z की वैल्यू को 3v माइनस 2u पुट करके इस सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, दैट इज 9 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज 1/9। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज 1/9 प्लस 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इज व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इज 1/4 और प्लस माइनस 12 इंटू, यहां से देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u इंटू v। अगर आपको गिवन है कि u और v इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इस चीज को क्या लिख सकते थे हम इसको लिख सकते थे 12 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u मल्टीप्लाइड विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v। और क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है, तो 12 इंटू 0 इंटू 0, ये रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये रिजल्ट कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब यहां से अगर आपने देखा तो ये 9 और 9 कैंसल्ड, 4 से 4 कैंसल्ड, मतलब ये वैल्यू 1 + 1 क्या वैल्यू है, ये 2 है। ठीक है, तो अब हमें सिग्मा पता चल गया, मीन की वैल्यू पता चल गई, तो आप यहां से अपना पीडीएफ डिफाइन कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल का। तो अगर आपने यहां पर अपना पीडीएफ डिफाइन किया, तो ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई है कि पीडीएफ एफ जेड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा जेड स्क्वायर। सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की 2, तो 1/2 पाई इंटू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ z माइनस म्यू जेड की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन आपको क्या लिखना है, 2 इंटू सिग्मा जेड स्क्वायर, दैट इज 2। तो ये आपको पीडीएफ मिल गया, दैट इज एफ जेड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट पाई ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, z ग्रेटर देन 0। हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट रैंडम वेरिएबल z की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो। तो क्या करेंगे, हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 अंडर रूट पाई, इस कांस्टेंट को बाहर हम कर देते हैं, और 0 से इन्फिनिटी हमें इंटीग्रेट करना है ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 dz को। ठीक है ये चीज। तो अब अगर आप देखें, अगर हमारे पास यहां पर क्या होता है, अगर आप ये चीज जानते हैं कि अगर हमारे पास ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम लेते हैं डी टी, तो हमने ये देखा था कि इसको अगर आप स्टैंडर्ड गॉसियन फंक्शन मान लें, तो ये जो वैल्यू है हमारे, ये एरिया की वैल्यू, गॉसियन कर्व के अंदर का एरिया कितना है, 1। ये चीज हमें पता है, इस एरिया की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर हमें इस चीज को कंपेयर करना है ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 को और इस फॉर्म में लाना है, तो पहली चीज कि अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो ये एरिया 1 है। अगर हम 0 टू इन्फिनिटी लेंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। तो अब अगर यहां से हम देखें कि ये जो हमारा टर्म है ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस पाई इंटू जेड अपॉन 2 अंडर रूट पाई, इस पूरी चीज का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। पाई से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और क्योंकि आपको ये एक पाई टी स्क्वायर के फॉर्म की चीज चाहिए, तो हमने देखा इसको हम z/2 अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हमारे पास ऐसा होता टर्म, दैट इज ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर या पाई जेड स्क्वायर, अगर ये चीज होती तो इसके लिए टोटल एरिया की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। अगर हमने यहां पर स्केलिंग कर दी, अगर हम z को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, z/2 अंडर रूट पाई से, मतलब यहां पर स्केलिंग फैक्टर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 अंडर रूट पाई है। तो इसलिए अगर हम इस चीज का एरिया देखेंगे, दैट इज ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 के लिए एरिया, टोटल एरिया, तो अगर पहले एरिया 1 था, एक्स टी का एरिया अगर 1 होता है तो एक्स ऑफ अल्फा टी का एरिया 1/अल्फा,
तो इसमें अगर आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2√π मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं 2√π, ये टोटल एरिया होती, मतलब अगर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को -∞ से +∞ लेते तब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती हमारी 2√π होती। तो अगर हमें सिर्फ 0 से ∞ लेना है तो अब इस इंटीग्रल का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल z ग्रेटर देन 0, ये z ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है 1/2√π इनटू इसका हाफ, क्योंकि ये इंटीग्रल हमें 0 से ∞ तक बस लेना है, तो इसका हाफ मतलब क्या होगी वैल्यू √π। तो यहां से भी आपने अगर देखा तो ये √π और पाई कैंसल्ड और ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/2 मिल गई, जो रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी हमें पास ये आ गया था। तो आपको अगर ये निकालना था सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 या फिर आप कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v ग्रेटर देन 2u, तो जैसे ही आप ये समझ गए थे कि u और v दोनों रैंडम वेरिएबल्स गॉसियन हैं, इंडिपेंडेंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स, तो ये जो रैंडम वेरिएबल बनेगा 3v - 2u वो भी गॉसियन होगा। और अगर आपको ये पता चल गया कि उस गॉसियन का मीन कितना है 0, इसका मतलब वो अगर सेंटर्ड है एट z = 0, तो ऑब्वियसली z ग्रेटर देन 0 के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इस हाफ का एरिया दैट इज 1/2। अदरवाइज हमने अगर इसी चीज को कैलकुलेट किया बाय प्रोसेस, तो हमने क्या किया, हमें अगर ये पता चल गया कि z जो हम वेरिएबल मान रहे हैं अगर ये गॉसियन है, तो हमने उस गॉसियन के लिए मीन कैलकुलेट कर लिया और सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर जैसे हम लिखते हैं ये हमारे जो स्टैंडर्ड गॉसियन फंक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन हम लिखते हैं, इसमें यहाँ पर हमने सिग्मा और मीन की वैल्यू को पुट करके अपना पीडीएफ फाइंड किया और इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लिया हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इस रीजन में 0 to ∞। तो फिर से हमने देखा कि हमारे पास ये रिजल्ट कितना आ गया 1/2। तो चलिए इस लेक्चर में फिर से हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम और रैंडम प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे और फिर हम एक लाइव सेशन में कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे अपने इस कोर्स को लेकर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं यहाँ जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम कनेक्टेड होते हैं तो फिर हम हर तरह की बात कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी अचानक नहीं ले सकता, क्योंकि पता नहीं कि आप लोग कितने रेगुलर हैं स्टडीज में, और बिल्कुल हम 0 लेवल भी नहीं ले सकते। तो बीच के कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जिससे कि आप में से जो भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीजें क्लियर होती रहें, और कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं उसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट तक हम लेकर चल सके। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।